प्लानिंग एंड कंट्रोल साइकिल, प्लानिंग एंड कंट्रोल साइकिल, उससे मैं इस चैप्टर का जो बॉटम लाइन है वो स्टार्ट कर रहा हूं। उस प्लानिंग एंड कंट्रोल साइकिल में आपने स्टडी किया था कि सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन अपना मिशन सेट करता है, देन वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करता है, ऑब्जेक्टिव्स को, देन वो उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए कुछ अल्टरनेटिव्स की सर्च करता है, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, देन वो डाटा गैदर करता है, गैदर डाटा अबाउट दोज अल्टरनेटिव्स, देन उनमें से सिलेक्शन होती है, सिलेक्ट बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन की सिलेक्शन होती है, देन इंप्लीमेंटेशन हो रही होती है, implement the short term plans, implement the short term plans in the form of budget, जो कि बजटिंग का चैप्टर भी आपने पढ़ा। उसके बाद मॉनिटरिंग द मॉनिटरिंग द actual results, then it tends to respond to deviations from plan। यहां पे आपका ये प्लानिंग और कंट्रोल साइकिल एंड होता है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि आपने जो प्लानिंग एंड कंट्रोल साइकिल बजटिंग के ग्रेड में पढ़ा, और ये आई थिंक MA1 के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग और कंट्रोल साइकिल क्या होता है। तो इसके नॉर्मली मेनली दो पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है वो कहलाता है आपका प्लानिंग पार्ट, और उस पार्ट में ये वाले सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। ये जब भी मैं हाईलाइट करूंगा, यहां तक मिशन का तय होना, मिशन का सेट होना, और मोस्टली आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का मिशन क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स तय होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स जिनको हम कहते हैं। गोल्स को ब्रेक डाउन कर लिया जाता है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स में। इसकी डिटेल में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, ये चीजें आपने सब पढ़ी हुई हैं। देन उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए रोड मैप प्रीपेड किए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं सर्च अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। कि ये ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव किए जाएंगे, ये स्टेप नंबर 3 होता है प्लानिंग और कंट्रोल साइकिल में। देन उन तमाम कोर्स ऑफ एक्शंस जो हमने आइडेंटिफाई किए होते हैं, उनसे रिलेटेड डाटा गैदर किया जाता है।
उन तमाम कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड डाटा। फॉर एग्जांपल इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1, ये कितनी ड्यूरेशन का होगा, इस पे कॉस्ट कितनी लगेगी, इससे हमें मिलेगा क्या, इनफ्लो क्या होगा, इस डेटा की बात कर रहे हैं हम। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बोथ। देन हम डाटा गैदर करने के बाद डेफिनेटली हम इसको एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने के बाद हम एक बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करेंगे जो हमारे वो टॉप पे सेट किए हुए मिशन को अचीव करवाए। देन हम जो भी बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करेंगे, देन हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। फिर implementation is actually the execution of the chosen plan, और implementation का जो बेस्ट मोड है दैट इज बजट। आपने बजटिंग का पूरा चैप्टर पढ़ा होगा, तो जो बजट है वो एक्चुअली एग्जीक्यूशन, जिसको हम कहते हैं अमली जमा पहनाना किसी प्लान को, एक ख्याली प्लाव से निकलकर उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, दैट इज इंप्लीमेंटेशन। जहां से ये इंप्लीमेंटेशन स्टेज शुरू होती है, यहां से लेकर इंप्लीमेंटेशन करने के बाद हम चीजों को कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर मॉनिटर करते हैं। फिर क्योंकि एग्जीक्यूट कर दिए गए प्लान, तो हमने देखना है whether we are acting according to the plan or not, or we are deviating। तो ये वाली जो स्टेज है, ये स्टेज एक्चुअली है परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 16 जिसके ऊपर हम जा रहे हैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, मॉनिटरिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स। जैसे जैसे प्लान एग्जीक्यूट होते हैं, जैसे जैसे आगे हम प्रोसीड करते हैं, हम चीजों को रिकॉर्ड करना शुरू कर लेते हैं। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये वो स्टेज है जो हमारा चैप्टर नंबर 16 है, जिसका नाम है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इस स्टेप के ऊपर हम अपने जो एक्चुअल रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, साथ साथ प्रीलिमिनरी एंड फाइनल बोथ, इनिशियल और फाइनल बोथ, उनको हम कंपेयर करना शुरू करते हैं। किनके साथ? प्लान्स के साथ, जो हमने प्लान किए थे, जो हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स तय किए थे, सेट किए थे, उनके साथ हम उनका मुआवजा करना शुरू करते हैं, कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, और देखते हैं whether we are meeting those objectives or not, whether we are on the right track or deviating from the track। तो ये वो स्टेज है प्लानिंग और कंट्रोल साइकिल्स की, सेकंड लास्ट स्टेज। और जो लास्ट स्टेज है जिसका नाम है रिस्पॉन्ड टू डेविएशंस फ्रॉम प्लान, रिस्पॉन्ड टू डेविएशन फ्रॉम प्लान्स। दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट प्रोसेस एंड द लास्ट स्टेप ऑफ द प्लानिंग कंट्रोल साइकिल। तो ये जो लास्ट 3 स्टेजेस हैं, इंप्लीमेंट शॉर्ट टर्म प्लान्स, देन मॉनिटरिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स, देन कम्स टू रिस्पॉन्ड टू डेविएशंस फ्रॉम द प्लान। ये लास्ट 3 जो स्टेप्स हैं, ये कंट्रोल कहलाते हैं। ये जो पहला जो मैंने पार्ट हाईलाइट किया है, दिस इज एक्चुअली प्लानिंग प्रोसेस, राइट, एंड द लास्ट पार्ट इज एक्चुअली कंट्रोल प्रोसेस। ये आपका कंट्रोल प्रोसेस है। और परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस, इट्स अ पार्ट ऑफ कंट्रोल process, it's a part of control process, ठीक है। चैप्टर नंबर 16 के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर 16 का नाम क्या है? परफॉर्मेंस मेजरमेंट।
तो ये मैं आपको रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ, ये मैंने आपको स्टोरी इसलिए सुनाई है कि ये लिंक वहां से क्रिएट हुआ बेसिकली। ये मतलब कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है कि स्क्रैच से कोई हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और ऐसी कोई स्टोरी सुनने जा रहे हैं कि जिसके बारे में हमने पहले सुना नहीं है, या कोई वो बिल्कुल डिसएसोसिएट है फ्रॉम द अदर चैप्टर्स। तो आप देख रहे हैं कि बजटिंग और वेरिएंसेस जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ा, वो जो है वो आपकी यही वाली स्टेजेस थी, मॉनिटरिंग द एक्चुअल रिजल्ट और रिस्पॉन्ड टू डेविएशंस। परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज पार्ट ऑफ दैट कंट्रोल प्रोसेस। परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो है ये भी इसी कंट्रोल प्रोसेस का हिस्सा है। इसको एक और फॉर्म में मैं आपके सामने रखता हूं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। इसी प्लानिंग और कंट्रोल साइकिल का ही एक फॉर्म है देन हम उन प्लान्स को कैरी आउट करते हैं। कैरी आउट प्लान्स, देन हम उन प्लान्स को कैरी आउट करते हैं। देन क्या होता है, हम कंपेयर करते हैं प्रीलिमिनरी एंड फाइनल रिजल्ट्स विद प्लान। देन हम ये करते हैं, उसके बाद हम एक्शन लेते हैं, टेक कोरेक्टिव एक्शंस। ये भी प्लानिंग एंड कंट्रोल साइकिल है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपके सामने रखा है। तो इसको कंट्रोल प्रोसेस कहते हैं। राइट साइड वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कंट्रोल कहलाता है, कॉलम वाइज देखें, और ये वाला जो पार्ट है ये प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, प्लानिंग कंट्रोल। तो जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है वो इस पार्ट का हिस्सा है, ये वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का, राइट, जहां पे रिजल्ट्स को, एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है, प्लान रिजल्ट से डेविएशंस को डिटरमिन किया जाता है, डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, देन उसके ऊपर फिर करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं फॉर फ्यूचर, कि दोबारा हम अपने प्लान्स के मुताबिक एक्ट करें, दोबारा हम डेविएट ना करें, इंप्रूवमेंट्स, जज़ा सजा का निज़ाम। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट एक्चुअली एक प्रोसेस का नाम है। ठीक है, तो अब मैं आता हूं इस चैप्टर का मतलब क्या है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको लिंक क्रिएट करके दिया है कि हम किस तरफ मूव करने लगे। तो हम बेसिकली जो प्लानिंग कंट्रोल साइकिल है, जिसमें मेन 3 पार्ट होते हैं, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज पार्ट ऑफ दैट कंट्रोल प्रोसेस। अब आते हैं कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट का मतलब क्या है एक्चुअल में। आल्दो मैंने आपसे कहा कि MA1 के अंदर आप इसका बेसिक बॉटम लाइन पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, व्हाट डज परफॉर्मेंस measures means? What does performance measure means? तो अब हम इस वर्ड को जरा समझते हैं, राइट, थोड़ा बहुत बेसिक, इसकी बेसिक थीम को समझते हैं। जब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस मेजर, परफॉर्मेंस का मतलब हम नॉर्मली क्या ले रहे होते हैं, परफॉर्मेंस के मीनिंग्स किस किस फॉर्म में हमें नजर आते हैं। तो लुक एट दिस, इसका एक मतलब हम ले रहे होते हैं, हाउ वेल वी आर डूइंग,
वी आर डूइंग, एक किसका हम ये मतलब ले रहे होते हैं। और अक्सर हम बात कर रहे हैं यार, यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, व्हाट डज इट मीन? यू आर नॉट एक्चुअली achieving your objective. You are not acting according to the benchmark. You are deviating from the plan. For example, if you are expecting from someone, you will get 80 marks from out of 100, but the actual performance is like he or she is getting 60 marks. What do you say against that? यार आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आपका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो 80 है, लेकिन एक्चुअल जो आउटपुट है वो 60 है, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है, यू आर नॉट डूइंग वेल एक्चुअली। तो परफॉर्मेंस का एक मीनिंग हम ले रहे होते हैं, विदर यू आर डूइंग वेल और डूइंग बैड, तो एक मीनिंग हम इसका ये ले रहे होते हैं। नंबर 2, हम ये भी कह रहे होते हैं, इफ वी आर meeting our goals, whether we are meeting our goals, क्या हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स, जो गोल्स, जो मिशंस हमने सेट किए हैं, क्या हम वो मीट कर रहे हैं? परफॉर्मेंस मेजर्स एक्चुअली आपको ये बताता है इफ वी आर मीटिंग आवर गोल्स और नॉट। और एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम के बगैर बिल्कुल ऐसा ही है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस स्पेशली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, अगर परफॉर्मेंस मेजरमेंट का सिस्टम, इसका जो मैकेनिज्म है, अगर ये एब्सेंट है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जनाब एक कैप्टन जो है वो एक शिप को ड्राइव कर रहा है और विदाउट नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट वो ड्राइव कर रहा है, और वो अपनी डेस्टिनेशन पे कभी भी नहीं पहुंच पाएगा, आपको पता है, क्योंकि उसके पास नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है कि वो किस तरफ जा रहा है। एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्पेशली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसा ही होगा अगर वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम के बगैर रन हो रहा है। व्हाई? बिकॉज उसको पता नहीं है कि मैंने जो अपने ऑब्जेक्टिव्स, गोल सेट किए थे, मैं उनको अचीव कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम उसको ये बताता है इफ वी आर मीटिंग आवर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। एक मीनिंग हम इसका ये ले रहे होते हैं। एक और एंगल जो कि आजकल के बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ही की पार्ट है, और वो है इफ आवर कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड, इफ आवर कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड, ये भी इसका एक मीनिंग है। हमारे कस्टमर हमसे कितने सेटिस्फाइड हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, रिलायबिलिटी, प्राइस, स्टेबिलिटी, ऑन टाइम डिलीवरी, ड्यूरेबिलिटी। परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एक मतलब ये भी है, क्या हमारे कस्टमर्स हमसे सेटिस्फाइड हैं? और अगर परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम नहीं है तो आप ये भी नहीं जान पाएंगे कि हमारे कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड हैं, हमसे नाराज हैं, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बढ़ती जा रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, मार्केट शेयर लूज करते जा रहे हैं, और एक दिन आएगा कि हम सब कुछ लूज कर देंगे, राइट? फिर कस्टमर, चूंकि आपको पता है एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव है ना, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव है। इंटरनल पर्सपेक्टिव में हाउ यू आर डूइंग, बैड और वेल। तो इसका एक मतलब हम ये ले रहे होते हैं, इफ आवर प्रोसेसेस का जो वर्ड है ये इंटरनल पर्सपेक्टिव में इस्तेमाल होता है। मेथडोलॉजीज, द वे यू आर डिलीवरिंग द गुड्स टू द कस्टमर, you are interacting with the suppliers and customers,
your behaviors with respect to your employees, your production technology which is being used. If our processes are in statistical control, जिस तरह हम सेट करते हैं ना कि जनाब एक लैपटॉप के ऊपर जो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं आप, तो उसका एक पैमाना हम सेट करते हैं, स्केल सेट करते हैं. इट शुड इंक्लूड लाइक 500 ग्राम और 500 प्लास्टिक बॉडी शुड बी यूज्ड. तो फिर आप उसके अगेंस्ट देखते भी है ना यार, हमने जो प्लास्टिक बॉडीज को एलोकेट की है या जितना प्लास्टिक हमने मटेरियल, रॉ मटेरियल हमने इसको एलोकेट किया है, क्या हम वही लगा रहे हैं या ज्यादा तो नहीं लगा रहे? तो जो आपके स्टैटिस्टिकल कंट्रोल्स हैं, लिमिट्स हैं, उनके अंदर आप काम कर रहे हैं. परफॉर्मेंस मेजरमेंट आपको ये भी बताएगा whether are necessary. This is the most important part of the performance measurement system. और आपको पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन की ये स्ट्राइव होती है कि वो कंटिन्यूस बेसिस पे अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स करता रहे, और इंप्रूवमेंट्स तभी आती हैं जब आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं. परफॉर्मेंस मेजर करने के बगैर, देखिए मैं आपका एक क्लास में टेस्ट कंडक्ट करूं और उसके बाद रिजल्ट आए, उसके बाद वो रिजल्ट मैं आपसे शेयर करूं, डिस्कस करूं कि किस किस स्टूडेंट को इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है और कितनी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, और वो इंप्रूवमेंट्स कैसे की जा सकती है, उसके ऊपर हम कोई स्ट्रेटेजी बना सकते हैं. तो इसका मतलब इंप्रूवमेंट्स एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और परफॉर्मेंस मेजरमेंट ही आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा इंप्रूवमेंट्स करने की. और अगर परफॉर्मेंस मेजरमेंट नहीं है, परफॉर्मेंस मेजर नहीं होती, ये मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं है सिरे से, तो आप इंप्रूवमेंट्स कैसे कर सकते हैं? आप इंप्रूवमेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि परफॉर्मेंस को मेजर करने से ही पता चलेगा कि वेयर वी आर लैकिंग, वेयर वी हैव अ प्रॉब्लम. डायग्नोज करना पड़ेगा ना. तो डायग्नोज जो है एक्चुअली ये परफॉर्मेंस मेजर है. ऑर्गेनाइजेशन का जो डायग्नोज है, ऑर्गेनाइजेशन की जो बीमारियों का पता लगाना है, वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम से ही हमें पता चलेगा. अंडरस्टैंड दैट? जी, नंबर 4 के बारे में मैंने कहा है कि आपके जो इंटरनल जितने भी मैटर्स हैं, आप एक यूनिट कितने टाइम में बना रहे हैं, आप एक दिन में कितनी आउटपुट दे रहे हैं, आप कितना मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक यूनिट पर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं, ये सारे इनको बोलते हैं प्रोसेसेस इंटरनल. क्या वो विद इन कंट्रोल्स हैं, जिसको हम कहते हैं जनाब रिसोर्सेज को कंट्रोल करना चाहिए, तो रिसोर्सेज कंट्रोल में है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम ही हमें बता पाएगा कि whether we are controlling our resources or not. We have to talk about external matters. कस्टमर्स हमसे खुश हों, शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही हो. एट द सेम टाइम ये भी ही उतना ही नेसेसरी है कि हमारे जो इंटरनल मैटर्स हैं वो भी ट्रैक पे होने चाहिए, विद इन कंट्रोल होने चाहिए. ठीक है, कस्टमर आपके साथ खुश है, लेकिन आप यहाँ पे एक प्रोडक्ट के ऊपर 5 केजी की जगह 7 केजी मटेरियल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और आपकी जो डेली आउटपुट है वो लाइक 1000 यूनिट से कम होके 800 यूनिट पर आ गई है. आपकी जो आर्ली आउटपुट है वो फॉर एग्जांपल 100 यूनिट से कम होके 60 यूनिट्स पे आ गई है. रिस्पॉन्ड टू कस्टमर कंप्लेंट्स हमारा बहुत स्लो है. क्वेरीज को रिजॉल्व करने का टाइम बढ़ता जा रहा है. ये सारे इंटरनल मैटर्स हैं. तो इन एरियाज के अंदर भी वी हैव टू
improve. We have to act according to the standard. तो ये सब मीनिंग्स हैं परफॉर्मेंस मेजर्स के। तो ये मैं आपको उसकी बॉटम लाइन बता रहा हूं कि परफॉर्मेंस मेजर एक्चुअल में है क्या। ये सब चीजें परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स की मुख्तलिफ शक्लें हैं, मुख्तलिफ एंगल से। गॉट द पॉइंट? अच्छा, अब नेक्स्ट, अभी मैं बुक पे नहीं जा रहा, अभी मैं चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ी बॉटम लाइन और कुछ बेसिक्स इसकी टर्मिनोलॉजीज आपको बता रहा हूं कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हमने इस चैप्टर के अंदर बेसिकली करना क्या और हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज why do we need to measure the performance? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What do you know about it? Do you know that? I'm talking to you. Why do we need to measure? हमें ये जो परफॉर्मेंस का ये राम कहानी है, हमें इसकी क्यों जरूरत है? अगर हम परफॉर्मेंस मेजर नहीं करेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? ये सिस्टम नहीं होगा तो क्या मसला हो जाएगा? अगर है ये सिस्टम तो इसका फायदा क्या है? हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? What do you know about it? For promotion, for profit, for remuneration, for improvements. जी बिल्कुल, सबकी बात अपनी अपनी जगह पे ठीक है, मुख्तलिफ एंगल्स हैं विच यू आर डिस्कसिंग, शेयरिंग। Efficiency, control, very good. Yes, of course. Control, yes. अच्छा जी, देखें, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैंने इस तरह आपको पहले भी एग्जांपल दी कि एक कैप्टन विदाउट नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट एक शिप को ड्राइव कर रहा है और उसको वो अगर उसके पास प्रॉपर नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है तो आपको पता है वो अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकता। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर परफॉर्मेंस मेजरमेंट का सिस्टम नहीं है, जिसको हम कहते हैं जज़ा और सजा का सिस्टम, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम नहीं है, ये बिल्कुल उस शिप की तरह ही है कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अपने डेस्टिनेशन पे, कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो व्हाई डू वी नीड टू मेजर? तो इसको मैं 4 डिफरेंट एंगल से आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर वन इज कंट्रोल, जो आपने बात अभी की कुछ लोगों ने। कंट्रोल, परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो होती है, मेजरमेंट ऑलवेज हेल्प्स टू रिड्यूस वेरिएशंस, या आप इसको कह लें टू कंट्रोल द रिसोर्सेस। इसलिए हम करते हैं, हम अपने रिसोर्सेस की वेस्टेज नहीं चाहते। रिसोर्सेस क्या हैं? रिसोर्सेस इन फॉर्म ऑफ ह्यूमन कैपिटल, रिसोर्सेस इन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल। इन बोथ टर्म्स वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? तो why do we need to measure? We need to measure to control the resources. तो मेजरमेंट जो होती हैं वो हमेशा कंट्रोल करने में आपको हेल्प देती हैं। कॉस्ट को कंट्रोल करने की बात हो, वो चाहे वेस्टेज लेवल्स को कम करने की बात हो, वो चाहे जो डेविएशंस हैं या जो वेरिएशंस हैं उनको कंट्रोल करने की बात हो, राइट? नंबर 2, सेल्फ असेसमेंट कैसे हो पाएगी? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अगर एक इंडिविजुअल
अगर एक डिपार्टमेंट अपनी सेल्फ असेसमेंट करना चाहता तो वो कैसे करेगा? तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस मेजर उसको हेल्प करेंगे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को असेस कर सके, वो अपनी सेल्फ असेसमेंट कर सके, जिसको हम कहते हैं हाउ वेल प्रोसेस इज डूइंग। तो ये आपको सेल्फ असेसमेंट का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो कि आजकल के मॉडर्न बिजनेस एरा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। और आपने एक टर्म पढ़ी होगी TQM, पढ़ी है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। हैव यू स्टडीड दैट? TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसका एक प्रिंसिपल आपने पढ़ा है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, जो कि जापानीज मॉडल है। हमारे यहाँ तो इंप्रूवमेंट्स के जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम ही मिलती हैं, क्योंकि हम तो अपने आप को परफेक्ट समझते हैं। हम तो कहते हैं हम जो काम करते हैं वो बेस्ट है, इससे बेस्ट और नहीं हो सकता। और आप जापानीज को देखते हैं, वो कहते हैं कि हर परफेक्शन कभी भी अचीव नहीं होती, इंप्रूवमेंट की स्पेस हमेशा अवेलेबल होती है। तो TQM इज एक्चुअली द जापानीज मॉडल। तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हम मेजर्स इसलिए भी लगाते हैं कि हमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इससे हम क्या करते हैं मेजर से? इससे हम आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स, आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स, इससे ट्रेंड्स एस्टैब्लिश करते हैं, ट्रेंड किस तरफ जा रहे हैं, एंड determine process efficiency, effectiveness, and improvements opportunities. Improvement opportunities। अब आप इसकी एग्जांपल अपने ऊपर फिट करें कि आप में से फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट 100 मार्क्स लेता है, तो टीचर कहता है कि ही इज परफॉर्मिंग परफेक्टली, कंप्लीटली, नो लूप होल। कि हम कहते हैं यार आपने परफेक्शन अचीव कर ली है, योर परफॉर्मेंस इज अप टू द स्टैंडर्ड। और वो टीचर से पूछता है मुझे कुछ और इंप्रूवमेंट करनी है, तो टीचर आगे से कहता है नहीं, यू हैव डन वेरी वेल, यू अचीव द परफेक्शन। लेकिन जिसके 90 मार्क्स आते हैं, 80 मार्क्स आते हैं, 70 मार्क्स आते हैं, वो टीचर से पूछता है मुझे 70 मार्क्स आए हैं, तो मैंने तो बड़ी अच्छी प्रिपरेशन की थी, तो ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो टीचर फिर उसको अपनी असेसमेंट की बेस पे, जो उसने टेस्ट लिए थे, जो क्लास में वो क्वेश्चन आंसर करता था, वो लास्ट 6 मंथ से उस टीचर के साथ क्लास में मौजूद है, तो टीचर की एक असेसमेंट होती है स्टूडेंट के बारे में। तो टीचर फिर उसको बताता है अच्छा देखो, आपसे मैंने बहुत दफा क्वेश्चंस पूछा तो आपने आंसर किया, लेकिन आपने इस तरह से आंसर करना चाहिए था, आपने ऐसे किया। आपने जो टेस्ट दिए, देखिए आपके टेस्ट में भी 100 मार्क्स नहीं आते रहे, तो यू हैव सम प्रॉब्लम्स इन सम एरियाज। तो वो फिर उसको इंप्रूवमेंट्स बताता है, राइट। तो परफॉर्मेंस मेजर्स जो है ये हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कि हम अपने सिस्टम में, हम अपने प्रोसेसेस में, हम अपनी प्रोडक्ट्स में, राइट, द वे वी आर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट और सर्विस वी आर सेलिंग, इनमें हम कैसे इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं। लाइक वी आर कंपेयरिंग आवर परफॉर्मेंस विद आवर कंपेटिटर्स, with our best competitors. If he has, for example, 30%, 25% मार्केट शेयर, तो डेफिनेटली हम उससे कंपेयर करके हम ये जरूर सोचेंगे कि why we are lacking, वो हमसे आगे किस तरह से है,
वो उसके पास कंपेटिटिव एज क्यों है, वो हमारे पास क्यों नहीं है, तो हम सोचते हैं फिर इस पे, और जब सोचते हैं तो फिर सोल्यूशन भी निकलते हैं, राइट। एंड द लास्ट थिंग इज मैनेजमेंट असेसमेंट। एक सीनियर अपने जूनियर की असेसमेंट करता है, इसके जरिए अपने जूनियर के बारे में एक राय, एक ओपिनियन बनाता है, और ओपिनियन तभी बना पाएगा जब परफॉर्मेंस को असेस करेगा। ऐसा ही है, लाइक अगर आपने किसी की प्रमोशन करनी है तो किसी बेस पे करनी है, और अगर आपने किसी को फारग करना है तो किसी बेस पे फारग करना है। वो बेस क्या होगी? वो परफॉर्मेंस मेजर होगी। ठीक है, तो इसके बारे में वी से दैट विदाउट measurement there is no way to be certain without measurement there is no way to be certain that we are meeting our objectives। एक सीनियर मैनेजर ने अपने डिपार्टमेंट के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं, तो विदाउट मेजरमेंट वो कभी भी ये जान नहीं पाएगा, कभी भी सर्टन नहीं हो पाएगा कि उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए नहीं, और डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द पीरियड वो चाहता है उसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हों, और वो ये भी कभी जान नहीं पाएगा एंड दैट वी आर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बोथ। और डेफिनेटली जब हम ये कहते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो, तो हम ये भी कहते हैं कि वो एफिशिएंट और इफेक्टिवली अचीव हो, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव हो। तो ये आंसर्स हैं व्हाई डू वी नीड टू मेजर, हमें परफॉर्मेंस को मेजर क्यों करना होता है, तो ये सारे उसके आंसर्स हैं, राइट। अच्छा, अब हम थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं और अब चैप्टर की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं, राइट। एनी क्वेश्चन सो फॉर? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल प्रोसीड। अच्छा, अब परफॉर्मेंस मेजर्स को तो हमने थोड़ा समझ लिया कि इस चैप्टर में हम क्या करने जा रहे हैं, ये भी थोड़ा हमें आइडिया हो गया है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपने परफॉर्मेंस मेजर्स बनाता है, वो किस तरह से बनाता है? तो याद रखें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने परफॉर्मेंस मेजर सेट करता है, उसका लिंक वो बने बनाए मार्केट से नहीं लेके आता कि भाई मैंने इस एरिया की परफॉर्मेंस मेजर करनी है, तो इसके लिए मुझे कौन से परफॉर्मेंस मेजर जो है वो यूज करने हैं। बेसिकली परफॉर्मेंस मेजर जो है वो ड्राइव होते हैं, जो मेन चीज है दैट इज ऑब्जेक्टिव। याद रखें हमेशा, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो बताएंगे कि आपके परफॉर्मेंस मेजर्स क्या होंगे। और मेजर्स को मैं एक और नाम दूंगा की परफॉर्मेंस
इंडिकेटर्स। मेजर्स को अगर आप थोड़ा सा डीप डाउन एनालाइज करें तो मेजर्स का एक्चुअल मतलब है कि भाई जो किसी परफॉर्मेंस के बारे में इंडिकेशन दे कि परफॉर्मेंस कैसी है, राइट। लाइक आपके पास जो ग्लूकोमीटर होता है, जो नॉर्मली हम ब्लड ग्लूकोज चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम जब ब्लड सैंपल देते हैं तो वो हमें बताता है कि आपकी जनाब शुगर लेवल कहां पे है। तो एक इंडिकेट करता है एक चीज, whether it is going to be worst or it's within statistic controls. तो परफॉर्मेंस मेजर एक्चुअली इट्स अ पैरामीटर, इसको मैं पैरामीटर भी कहता हूं, इट्स अ स्केल, इट्स अ की इंडिकेटर। ये सब मेजर्स के अल्टरनेट वर्ड्स हैं, लेकिन पैरामीटर क्या होगा, स्केल क्या होगा, मेजर्स क्या होगा, परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी डिपेंडिंग ऑन दी ऑब्जेक्टिव्स। याद रखें, ऑब्जेक्टिव आपके क्या हैं, उसके मुताबिक इंडिकेटर तय होते हैं, राइट। और आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव जो हैं वो बिजनेस वाइज मुख्तलिफ हो सकते हैं, बिजनेस वाइज मुख्तलिफ हो सकते हैं। बिजनेस वाइज कैसे मुख्तलिफ हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करता है, उसका नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिड्यूस द कॉस्ट। जो चीजें बना रहा है उसकी कॉस्ट कम से कम हो, राइट। एक सर्विस इंडस्ट्री वाला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर्विसेज के अंदर जो मेन चीज होती है वो होती है इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द सर्विस विच इज बीइंग रेंडर्ड। उसका ये ऑब्जेक्टिव होता है। हालांकि दोनों प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? टू मीट कस्टमर्स डिमांड। एक पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑपरेट विद इन अ गिवन बजट। इनका अपना बजट होता है, इन्होंने काम उतने करना होता है जितना इनका बजट होता है, उसके मुताबिक, उससे ज्यादा नहीं। तो इनकी परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू बजट देखी जाती है। और देखें, ऑर्गेनाइजेशन का जिस तरह का ऑब्जेक्टिव होगा वैसे वैसे उनके परफॉर्मेंस मेजर्स भी होंगे। अंडरस्टैंड दैट? वैसे वैसे उनके परफॉर्मेंस मेजर्स भी होंगे। जिस तरह के ऑब्जेक्टिव्स, उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमने परफॉर्मेंस मेजर से एक्चुअली यही तो डिटरमिन करना है whether the organization is meeting their targets, meeting their objectives or not। वरना देखिए, आप एक मेडिसिन पे हैं एंड यू आर डायबिटिक पेशेंट, और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल आपने चेक किया और वो इट्स गोइंग टू बी वर्स डे बाय डे। तो बेसिकली जिस डॉक्टर ने आपको उस मेडिकेशन पे रखा हुआ है और वो ये चेक कर रहा है कि आपका ब्लड ग्लूकोज उस मेडिसिन के बाद कहां तक जा रहा है, और वो फिर भी बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब है वो फिर क्या करता है? वो फिर उसको कहता है कि मैं आपकी मेडिकेशन चेंज करता हूं, मैं आपको इंसुलिन पे लगा देता हूं, मैं आपको ये करता हूं। तो वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर लेता है। क्यों? उसको लगता है कि ये जो इसको जो मैंने मेडिकेशन दी थी वो इसके प्रॉब्लम को हल नहीं कर रही। परफॉर्मेंस मेजर भी ऐसा ही है कि जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, अगर परफॉर्मेंस मेजर आपने ऐसा सेट नहीं किया, ऐसा नहीं बनाया, ऐसा ड्राइव नहीं किया जो उस बीमारी के मुतालिक बता सके, जिस बीमारी के मुतालिक हम जानना चाहते हैं,
तो फिर उस परफॉर्मेंस मेजर का आपको पता कोई फायदा नहीं है, वो आप सिर्फ टाइम ज़ाया करने वाली बात है। हमें परफॉर्मेंस मेजर्स ऐसे बनाने हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट्स के बारे में हमें इंडिकेटर दे सके, राइट। एक तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव में ऑब्जेक्टिव्स सेट होते हैं, तो फिर आपके परफॉर्मेंस मेजर्स भी वैसे ही होते हैं, राइट। जिस तरह मैं आपको छोटी छोटी सात एग्जांपल देता हूं। एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपने जो कॉस्ट जो है जनाब आपने उसको रिड्यूस करना है, तो फिर यहां पे आप एक परफॉर्मेंस मेजर फॉर एग्जांपल, एंड दैट इज कॉस्ट पर यूनिट, ये आप निकाल के देखें, एंड यू हैव टू कंपेयर विद द इंडस्ट्री एवरेज, कि सेम इंडस्ट्री में, सेम टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाला, दूसरी इंडस्ट्री वाला, वो 1 मीटर पर कितनी अमाउंट खर्च कर रहा है और हम 1 मीटर पर कितनी खर्च कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड, इन सर्विस इंडस्ट्री, इंप्रूविंग क्वालिटीज, तो इसमें आप देख लें नंबर ऑफ डिफेक्टिव या इसको आप इस तरह कह लें, नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स, number of customer complaints. If it's getting increased with the passage of time, what does it indicate? Definitely it indicate customers are not satisfied with the services which is being provided. Non-profit organization, a charity, Shaukat Khanum, Eidi Trust, Sahara Trust, and other many NGOs type organizations, not for profit. एक फॉर एग्जाम्पल शौकत खानम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जनाब हम मैक्सिमम कैंसर पेशेंट्स को इफेक्टिवली ट्रीट करें। तो कितने ट्रीट करें? तो इनका हो सकता है नंबर ऑफ पेशेंट्स ट्रीटेड पर मंथ, ये इनके इस ऑब्जेक्टिव के बारे में बता सकता है कि ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं हुआ। कस्टमर की जो डिमांड है, और डिमांड क्या है कि कैंसर का पेशेंट शौकत खाना में आता है तो वो यही एक्सपेक्ट करता है कि मुझे इफेक्टिवली ट्रीट किया जाए और मैं ठीक होकर घर चला जाऊं। तो कितने इफेक्टिव पेशेंट हैं या मोर्टेलिटी रेट कितना कम हुआ है। और एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टाइट बजट होता है, एक बजट के अंदर आपने बिहेव करना है, बजट के अंदर आपने काम करना है, तो उसके अंदर भी आप यही देख रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल नादरा की बात कर लें, इट्स अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, एफआई इज अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, एससीसीपी इज अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, एफबीआर इज अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस, वापडा, राइट। तो ये अपने बजट के अंदर रहते हुए कितने जनाब क्लाइंट्स को, कितने कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कितने सर्विस। जिस तरह आजकल कोविड का मामला चल रहे हैं, तो एक गवर्नमेंट के पास लिमिटेड बजट है, तो उसके अंदर गवर्नमेंट कह सकती है जनाब हमने कितने नंबर ऑफ टेस्ट परफॉर्म किए हैं पर मंथ। हमारा बजट इतना था, लाइक फॉर एग्जांपल हमारा 20 लाख का बजट है एक मंथ का, तो एक मंथ के 20 लाख बजट में हमने कितने नंबर ऑफ टेस्ट परफॉर्म कर लिए, हमने कितने नंबर ऑफ वैक्सीन जो हैं वो हमने जनाब पेशेंट्स को प्रोवाइड किए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, याद रखें। कभी अगर आपको ये नहीं पता कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है या आपके डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कभी भी आप परफॉर्मेंस मेजर एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, आप कोई पैरामीटर सेट नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टैंड दैट? नाउ कम टू अनदर पॉइंट, इसी से एक लिंक पॉइंट। आपने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं
वो प्लानिंग लेवल्स के हिसाब से भी सेट होते हैं। एक तो मैंने कहा बिजनेस की टाइप वाइज सेट होते हैं, जिससे मैंने मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इंडस्ट्री, नॉट फॉर प्रॉफिट, पब्लिक सेक्टर की बात की। इसी तरह आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्लानिंग लेवल्स के हिसाब से भी सेट होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लानिंग लेवल आपने अपने बेसिक्स में पढ़े होंगे, स्ट्रेटेजिक लेवल, देन वी हैव tactical level, then we have operational level। ऐसा ही है, राइट? स्ट्रेटेजिक लेवल में परफॉर्मेंस में ये नॉर्मली क्या होते हैं, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की बातें हो रही होती हैं, राइट? और ये हम नॉर्मली चेक कर रहे होते हैं। आपने एक रेशियो पढ़ी है MA1 के अंदर भी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट? इस स्ट्रेटेजिक लेवल के परफॉर्मेंस मेजर्स हैं। क्यों? स्ट्रेटेजिक लेवल के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेटेजिक लेवल पे? जनाब सेल जो है ना वो आपकी अभी 10 मिलियन पे चल रही है और हम नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सपेक्ट करते हैं इट शुड बी 15 मिलियन। तो हम प्रॉफिटेबिलिटी देखने के लिए सेल ग्रोथ को देखते हैं। सेल ग्रोथ इज अ मेजर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट? प्रॉफिट मार्जिन इज अ मेजर, ROC इज द मेजर। तो आप स्ट्रेटेजिक लेवल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी अचीवमेंट को कैसे इंश्योर करेंगे, कैसे देखेंगे? तो उस लेवल के मेजर सेट किए जाएंगे। टैक्टिकल लेवल पे आ जाए। टैक्टिकल लेवल में आपको पता है जहां पे आपकी ये बजटिंग वगैरह सेट होती है। अब स्ट्रेटजी लेवल पे आपको गोल्स जो है वो आपको सेंड कर दिए जाते हैं, ठीक है? और टैक्टिकल लेवल वाले जो है स्ट्रेटजीज बनाते हैं हाउ टू अचीव दोज गोल्स। तो आपने एक टॉपिक पढ़ा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसमें आपने एक टॉपिक पढ़ के हैं वेरिएंस एनालिसिस। ये इस लेवल के मेजर्स हैं, टैक्टिकल लेवल के वेरिएंस एनालिसिस, जिसमें हम डेविएशंस चेक करते हैं, मटेरियल में कितना फर्क पड़ गया, लेबर में कितनी कॉस्ट ज्यादा हमने ओवर स्पेंड कर दी, ओवरहेड्स के अंदर हमने ओवर स्पेंडिंग की या अंडर स्पेंडिंग की। तो ये इस लेवल का ये KPIs या परफॉर्मेंस मेजर्स हम यूजुअली यूज कर रहे होते हैं। एंड ऑन द बॉटम साइड ऑपरेशनल लेवल, द लोअर साइड, जहां पे हम ये देख रहे होते हैं कि आपकी प्रोडक्शन पर डे किस रेट पे चल रही है, जहां पे हम देख रहे हैं एक एम्प्लॉय ने कितनी सेल की है, सेल पर पर्सन, ये चेक कर रहे हैं। जहां पे हम आर्ली आउटपुट रेट को देख रहे हैं, जहां पे हम यूनिट कॉस्ट को देख रहे हैं। तो ये इस लेवल के परफॉर्मेंस मेजर्स। तो इसका मतलब जो परफॉर्मेंस मेजर्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ऑब्जेक्टिव बिजनेस वाइज मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ बिजनेसेस में मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स, और डिफरेंट प्लानिंग लेवल्स के मुताबिक भी डिफरेंट होते हैं। तो जिस लेवल्स पे हैं, जिस बिजनेस में है, वहां पे कौन से ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं, उनके लिए हमें परफॉर्मेंस मेजर्स कौन से ड्राइव करने, कौन से एस्टैब्लिश करने, जो उस लेवल के ऊपर डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकें, इंप्रूवमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकें, मजीद बेहतरी के लिए हम उसमें जो है वो एक स्पेस क्रिएट कर सकें। अंडरस्टैंड दैट? अब मैं थोड़ा प्रोसीड करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी हैव 10 मिनट्स इन हैंड। एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस सो फार? एनी क्वेश्चन यू हैव? जी, नो क्वेश्चन?
अच्छा, अब मैं आपको चैप्टर नंबर 16 का ओवरव्यू देने लगा हूं और कल इंशाल्लाह हम बुक से कुछ चीजें आगे प्रोसीड करेंगे। कि आज मैंने ओवरऑल आपको ओवरव्यू दिया है चैप्टर का और अब मैं बिल्कुल शॉर्ट उसका इस चैप्टर के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं और कितने टॉपिक्स हैं विच वी विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 16। तो मैं चैप्टर नंबर 16 का थोड़ा ओवरव्यू आपके सामने रख रहा हूं। नाम है परफॉर्मेंस मेजरमेंट, राइट। इसमें हम इस चैप्टर को मैं 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा हूं। पहले पार्ट का नाम है परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक्स, परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक्स, राइट। दूसरे पार्ट का नाम है परफॉर्मेंस measures in specific situations। ये पहले 2 चैप्टर होते थे, लेकिन अभी इन्होंने जब सिलेबस रिवाइज किया है तो इन दोनों को चैप्टर 16 में मर्ज कर दिया है। परफॉर्मेंस मेजर्स इन स्पेसिफिक सिचुएशंस और एक का परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक। और ये जो पहला पार्ट है ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बात हो रही है, जर्नल पर्सपेक्टिव में बात हो रही है, राइट। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम टोटल 4 टॉपिक्स हैं विच वी विल ओवर थ्रू दिस। नंबर 1, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स। नंबर 2, non-financial performance measures. Number 3, balanced scorecard. It's a name of a technique which we will discuss later. Balanced scorecard. And the number 4 is benchmarking. बेंचमार्किंग। तो ये 4 टॉपिक हैं जो हम पहले पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स, बैलेंस स्कोर कार्ड, बेंचमार्किंग, राइट। और ये जो पहला पार्ट है ये आपने F3 के अंदर भी डिस्कस किया है, ये पार्ट आपने MA1 के अंदर भी कुछ एक्सटेंड तक पढ़ा हुआ है। और दूसरी साइड पर जो हमारे पास टॉपिक हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस मेजर्स, स्पेसिफिक वो इंडस्ट्री जहां पे चीजें बनाई जाती हैं, गुड्स बनती हैं, गुड्स, उनमें परफॉर्मेंस मेजर्स किस तरह से देखे जा सकते हैं। पर्टिकुलरली सर्विस सेक्टर, एयरलाइंस कंपनी होगी, रेस्टोरेंट्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, यूनिवर्सिटीज होगी, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। And number 3 is non-profit organization। ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करते हैं? डेफिनेटली इनके मेजर्स और इनके ऑब्जेक्टिव्स सेम नहीं हो सकते। जैसे एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज divisional
परफॉर्मेंस मेजर्स, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह आपने अपने एफएबी के सब्जेक्ट में बिजनेस स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, एंड वन ऑफ द स्ट्रक्चर वाज देयर डिविजनल स्ट्रक्चर्स, हैव यू रिमेंबर दैट? तो जो ऑर्गेनाइजेशन थ्रू डिवीजंस ऑपरेट करते हैं, हाउ दे मेजर देयर परफॉर्मेंस, एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस मेजर में और एक उसकी डिवीजन के परफॉर्मेंस मेजर में डेफिनेटली देयर विल बी डिफरेंस, राइट? तो ये सेकंड पार्ट के अंदर ये तीन चार टॉपिक हैं जो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको क्विकली और एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कंप्लीट कर पाएं विद इन ड्यू डेट, राइट? ठीक है जी। तो कल इंशाल्लाह हम पहले पार्ट से स्टार्ट करेंगे, परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक से, और इसमें कल जो हम मेनली डिस्कशन कर रहे होंगे वो पार्ट 1 के ऊपर कर रहे होंगे। ये चीजें आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी, तो इसलिए मैं इनको क्विकली गो थ्रू करूंगा और इस पे हम कुछ एक आध क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है? और आपके लिए कुछ काम ये है कि आपने घर से कुछ काम करना है, और वो कुछ रीडिंग वाली चीजें हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपके जिम्मे लगा रहा हूँ। तो कल आप मुझे इसके ऊपर जरूर फीडबैक देंगे कि वो कोई चीजें रटने वाली नहीं है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, बड़ी सिंपल है। वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग, मैंने आपके सामने बॉटम लाइन, थीम, ईच एंड एवरीथिंग, आई ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग बेटर। तो ये आपने करना है, बुक आपके पास होगी तो मैं पेज आपको बताता हूँ कि आपने कौन कौन से पेजेस, ये सिर्फ रीडिंग के लिए है क्या आप एक दफा इनको जस्ट गो थ्रू कर लें। पेज नंबर 488, पेज नंबर 488 टू 492, 488 टू 492, कोई ये 4 से 5 पेजेस हैं, तो इनको आपने जरूर रीड करके आना है, ठीक है? और अगर कोई क्वेश्चन हुआ आपका तो आप उसको अंडरलाइन कर लें, तो कल फिर मुझे क्लास में बताएं, ठीक है जी? एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? ओके जी, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।